नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय लीगल एडवाइज़र आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। ज़्यादातर मामलों में जानकारी के अभाव में जो समाज के निचले तबके के लोग होते हैं या फिर सामाजिक पंचायत के जरिए लोग स्टैम्प पेपर पर तलाक ले लेते हैं, या फिर कई बार लोगों को यह लगता है कि कोर्ट में केस करने में हमें कोर्ट कचहरी के ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे या ज़्यादा खर्चा आएगा, तो हम स्टैम्प पेपर पर कम पैसे में आसानी से एक दिन में तलाक ले लेंगे। यह सोचकर भी लोग स्टैम्प पेपर पर आपसी रजामंदी से तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मामले की बात करेंगे जो कि हाईकोर्ट का मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह बताया है कि क्या स्टैम्प पेपर पर लिया गया तलाक वैलिड होता है, क्या स्टैम्प पेपर पर तलाक लिया जा सकता है। आज के वीडियो में हम इसी प्रकार के एक जजमेंट की बात करेंगे। इस जजमेंट को आप पूरा सुनने के लिए अंत तक बने रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्टैम्प पेपर पर दी गई एक तरफा घोषणा से हिंदू विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्टैम्प पेपर पर लिखकर दावा करता है कि उसने अपने विवाह को समाप्त कर दिया है, तो यह विवाह को समाप्त करने के लिए एक पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। एक तरफा घोषणा से विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए अदालत में कानूनी कार्यवाही करनी होती है। अब हम जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी दिन से डिस्प्यूट चल रहा था। पत्नी ने श्रावस्ती के परिवार न्यायालय में धारा 125 मेंटेनेंस के तहत एक आवेदन किया। न्यायालय के द्वारा पत्नी के पक्ष में निर्णय दिया जाता है और 2200 रुपये प्रतिमाह अपनी पत्नी को भरण पोषण पति देगा, ऐसा आदेश परिवार न्यायालय के द्वारा किया जाता है। परिवार न्यायालय श्रावस्ती के द्वारा पत्नी के पक्ष में 23 नवंबर 2023 के आदेश और निर्णय के खिलाफ पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने पारिवारिक अदालत द्वारा जो आदेश दिया गया था उसे चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में 2200 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका और उसकी पत्नी का 29 नवंबर 2005 को आपसी सहमति से 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर समाज के सामने तलाक ले लिया गया था और इस संबंध में एक समझौता पत्र भी तैयार किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह अपनी पत्नी को जो भी भरण पोषण देने का निचली अदालत के द्वारा जो आदेश की दिया गया है वह अपनी पत्नी को नहीं देगा, क्योंकि उसका और उसकी पत्नी का समझौता पत्र में समाज के सामने स्टैम्प पेपर पर गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर तलाक हो चुका है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के उनसे अलग रहने का रास्ता चुना था। पति ने यह भी तर्क दिया कि उसकी पत्नी ने भरण पोषण के लिए आवेदन करने में 14 साल की देरी कर दी है। पत्नी के द्वारा पति के जो पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है उसके खिलाफ यह कहा कि वह कभी भी तलाक लेने के लिए तैयार नहीं थी। तलाक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक तरफा तौर पर लिया गया है। पत्नी के द्वारा 2011 में धारा 125 CRPC के तहत भरण पोषण के लिए न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसके भाई की मृत्यु हो गई और वह अत्यंत दुखी हो गई थी, जिसके कारण वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और कहा कि 29 नवंबर 2005 को तलाक एक समझौता पत्र पर लिया गया था और समझौता पत्र की जो प्रति है वो आवेदन के साथ पति के द्वारा संलग्न की गई थी, जिसे देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा कि इससे यह पता चलता है कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर विपक्षी पक्ष द्वारा जो एक तरफा तलाक लिया गया है, विपक्षी पक्ष द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित जो एक तरफा घोषणा की गई है और इसमें कई लोगों ने जो हस्ताक्षर भी किए हैं। माननीय न्यायालय ने इसमें कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत स्टैम्प पेपर पर लिया गया जो एक तरफा तलाक होता है वो वैध नहीं होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर हिंदू पति पत्नी है, दोनों के बीच में हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों से ही विवाह विच्छेद किया जाता है और 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर निष्पादित एक तरफा तलाक की जो घोषणा है कानून द्वारा यह मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए पक्षकारों के बीच
विवाह कानून के अनुसार भंग नहीं हुआ है और वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से आज भी विवाहिता पत्नी बनी हुई है। पारिवारिक न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने बचपन में सुनीता से विवाह किया था। याचिकाकर्ता और उसकी पहली पत्नी सुनीता के बीच में कुछ मुकदमा हुआ था जो कि वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने विपरीत पक्ष से विवाह किया और वर्ष 2005 में वह उससे अलग हो गया। वर्ष 2008 में उसने एक अन्य महिला से तीसरा विवाह किया जिसका नाम था बीना पाठक। उससे इसका विवाह हुआ। पारिवारिक न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने और अपनी पत्नी सुनीता के बीच हुए मुकदमे का कोई भी विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और उस मुकदमे से संबंधित कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं। विपक्षी के इस कथन पर विचार करते हुए कि उसने वर्ष 2011 में भरण पोषण के लिए एक आवेदन किया था, लेकिन कुछ समय बाद उसके भाई की मृत्यु हो गई और वह अत्यंत दुखी थी। इस कारण से वह मामले को आगे बढ़ा नहीं सकी। इसके बाद एक प्रश्नगत आवेदन उसके द्वारा भरण पोषण के संबंध में दायर किया गया है। पारिवारिक न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विपक्षी से विवाह विच्छेद किए बिना ही याचिकाकर्ता ने किसी अन्य महिला बीना पाठक से विवाह कर लिया और याचिकाकर्ता और बीना पाठक के बीच विवाह से 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और यह पत्नी के लिए पति से अलग होने के लिए पर्याप्त कारण बनता है। भरण पोषण की मात्रा के संबंध में पारिवारिक न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के इस कथन पर भी गौर किया कि वह एक पुजारी का काम करता है। मुन्नालाल उर्फ राधिका नंदन ने यह कहा कि आवेदक संस्कृत में एमए है और वह पुजारी के रूप में भगवत कथा का प्रचार करता है और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी उसके द्वारा किए जाते हैं। पूजा पाठ का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी प्रतिवादी को भरण पोषण के रूप में 2200 रुपये प्रतिमाह देने का जो भुगतान करने का निर्देश दिया गया था वो स्वीकार किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा सारी बातों पर गौर कर निचली अदालत के निर्णय को सही करार दिया गया और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। तो आपने पूरे जजमेंट को सुना। इसमें यही बताया गया है कि स्टैम्प पेपर पर जो तलाक दिया जाता है वह अदालत की उचित प्रक्रिया नहीं होती है। तलाक के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। तलाक स्टैम्प पेपर पर जो दिया जाता है उसका कोई भी मूल्य नहीं है और वह कानूनी रूप से तलाक नहीं होता है। तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम में बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होता है। अदालत में नोटरी के द्वारा तलाक जो है वो स्वीकार्य नहीं किया जाता है। तलाक देने की शक्ति केवल अदालत के पास होती है। इसीलिए कानूनी रूप से तलाक की एक याचिका दायर करना जरूरी होता है, चाहे वह हिंदू विवाह अधिनियम हो, चाहे वह विशेष विवाह अधिनियम हो। नोटरी के द्वारा दिया गया तलाक किसी भी अधिनियम में स्वीकार्य नहीं है। तलाक के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक होती है। नोटरी के द्वारा दिया गया तलाक अदालत की अनुमति के बिना दिया जाता है। नोटरी द्वारा दिया गया तलाक केवल एक समझौता है जो कानूनी रूप से वैध नहीं है। तलाक के लिए कानून की अनुमति आवश्यक है जो कि व्यक्तिगत सुनवाई और सबूतों के आधार पर दी जाती है। नोटरी के द्वारा दिया गया तलाक अदालत में कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। नोटरी के द्वारा दिए गए तलाक कानूनी रूप से वैध नहीं होता है और अदालत में इसके खिलाफ कभी भी अपील भी की जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं अपनी बातों को आपको सरल से सरल भाषा में समझा सकूं। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न है, आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे मेल आईडी में भी पूछ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यदि इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी विचार है तो वो भी आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले लीगल कानूनी ज्ञान के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।